सो दिस इज अ टेस्ट सीरीज राजस्थान 2015 में जो नोटिफिकेशन निकली थी एटीपी के लिए, तो 2015 में नोटिफिकेशन निकली थी देन, बट इसका एग्जाम हुआ था 2018 में। सो 2018 में जो एग्जाम हुआ था वो टेस्ट सीरीज हम सोल्व करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन आए थे। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि राजस्थान एटीपी में किस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2018 इज द स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 23rd, दिस शुड बी जनवरी, 25th दिसंबर, 2nd अक्टूबर 2014 एंड 15 अगस्त 2014। तो 3 14 है और एक 15 है। तो स्वच्छ भारत अभियान दैट इज SBM, और एक हमने क्या पढ़ा था SCM। SCM तो हो गया हमारा स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था। बट SBM स्वच्छ भारत अभियान, और इसका अगर आप लोगो देखोगे तो इसका लोगो कुछ इस टाइप का है, गांधी जी का चश्मा, और बीच में लिखा होता है स्वच्छ भारत। ठीक है, तो इस चश्मे से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था किसके लिए लॉन्च हुआ या किसको ट्राइब्यूट देने के लिए लॉन्च हुआ होगा। तो ये गांधी जी को ट्राइब्यूट देने के लिए लॉन्च हुआ था। सो आवर आंसर सी जाता है, दैट इज 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया। और इनका प्लान था कि दे विल अचीव स्वच्छ भारत अभियान या क्लीननेस इन इंडिया बाय द 2 अक्टूबर 2019 को, यानी कि जब इन्होंने लॉन्च किया 2014 में, और इनका प्लान था कि 2019 को दे विल अचीव द स्वच्छ भारत अभियान, और दे विल पे द ट्राइब्यूट टू द महात्मा गांधी ऑन हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी। सो 2 अक्टूबर 2019 को ये 150th महात्मा गांधी जी की एनिवर्सरी है, वो उनके लिए ट्राइब्यूट हो जाएगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे स्वच्छ भारत अभियान के, बट ये हो नहीं पाए क्योंकि 2019 में कोविड आ चुका था, तो इसलिए पैंडेमिक में सब कुछ होल्ड ऑन हो गया था। इनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि सैनिटेशन पे ज़्यादा जोर देंगे, ये सैनिटेशन, हाइजीन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज मैनेजमेंट, इन सब पे ज़्यादा जोर देंगे। और सबसे ज़्यादा इन सबको मिलाकर मैंने जोर दिया था कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट। इनका एम था कि दे विल मेक अराउंड 20 मिलियन टॉयलेट्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये हो नहीं पाया, बट फिर भी इन्होंने काफ़ी हद तक, मतलब मैं अपनी क्या व्यूज़ दूँ, 7 मिलियन के अराउंड इन्होंने सिक्योर कर लिया था। इतने टॉयलेट्स इन्होंने सैंक्शन और एग्जीक्यूट करवा दिए हैं। तो इसमें दोनों इंक्लूड हैं स्वच्छ भारत अभियान में, ग्रामीण भी एंड अर्बन भी। स्वच्छ भारत अभियान अर्बन, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना अगर अर्बन और रूरल दोनों है, वैसे इसमें भी दोनों है। सो लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट, लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 2014। सो इसके अंदर जितने भी आप पब्लिक टॉयलेट्स देखते हो जो नई खुले हैं पब्लिक टॉयलेट्स, और गाँव में तो काफ़ी जगह हर घर में टॉयलेट खुलवाए गए हैं, तो इसी के अंदर आते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर। सो फर्स्ट ऑप्शन का ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेकंड इज as per census 2011 census, percentage of population of Rajasthan lives in urban areas, choose the nearest figure 20, 25, 30, 18। सो राजस्थान में हर बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि पॉपुलेशन अर्बन में कितनी है, रूरल में कितनी है। सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो राजस्थान की पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 25% जो है वो अर्बन एरिया में रह रहा है। बेसिकली है 24 पॉइंट समथिंग, बट 25% इसके अप्रोक्स पड़ता है। सो 25% अर्बन एरिया में रह रहा है, बाकी 75% अभी भी विलेजेस और रूरल एरिया में रह रहा है राजस्थान का। इसको अगर हम अब के कंटेक्स्ट में देखें 2023, तो ये अभी निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी हर साल डेसिनियल सेंसस होती थी जो विच कनेक्टेड एवरी आफ्टर 10 ईयर्स, तो वो अब स्टॉप, मतलब इस बार नहीं हो पाई, क्योंकि सेम रीज़न ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से वो सेंसस नहीं हो पाया इस बार। तो अभी हम बता नहीं सकते 23 के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, बट 11 के अकॉर्डिंग ये 25% है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी आर सोशल, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल, सोशल एनर्जी ग्रीन, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एनर्जी, वाटर वेस्ट एनर्जी। सो ये क्वेश्चन तो सेम 2021 में भी आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 3 डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी आर सोशल, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। सोशल, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो सोशल में क्या आ जाएगा, सोशल में आपके आ जाएंगे पीपल से रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी जितनी भी होगी, एनवायरमेंटल में आपकी प्लानट से रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी, एंड इकोनॉमिक में प्रॉफिट। सोशल सस्टेनेबिलिटी में आएंगे आपका पॉवर्टी रिडक्शन, और ह्यूमन की हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, या ह्यूमन राइट्स जो भी हैं
उन सब पे ज़्यादा फोकस किया जाए, एजुकेशन और इन सब, एजुकेशन टू ऑल, ये सब कुछ आएगा हमारा सोशल सस्टेनेबिलिटी में। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में आएगा आपका इकोसिस्टम, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, टू मेंटेन द इकोसिस्टम, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, ये सब कुछ आएगा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में आएगा कि प्रॉफिट की बात करेंगे हम, वी विल क्रिएट द डिसेंट वर्क, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो भी हो वो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट हो या सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो, मीन्स जिसके फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट कम हो। तो ये हो गए हमारे 3 पिलर्स, सोशल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल, ये तीनों पिलर्स हैं सस्टेनेबिलिटी की। क्वेश्चन नंबर 4 इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, दैट इज वॉट पर मीटर केल्विन। ये हमने पढ़ रखा है कि अगर कंडक्टिविटी है और कंडक्टेंस आ गया या रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टेंस आ गया, तो उनकी यूनिट्स क्या होगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Government of India has launched Housing for All urban mission with the vision of facilitating housing to the all by the year. So जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाउसिंग फॉर ऑल लॉन्च किया था प्रोग्राम, सो हाउसिंग फॉर ऑल लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जून 2015 में। सो 2015 में हमारा SCM में हुआ था, स्मार्ट सिटी मिशन, एंड हाउसिंग फॉर ऑल भी लॉन्च हुआ था। और इनका एम था, इनका विजन था कि हम लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करा देंगे बाय द ईयर 31 मार्च 2022। सेम हाउसिंग पे काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं राजस्थान में, ठीक है। इसमें भी इनका प्लान था कि 20 मिलियन हाउसिंग वी विल प्रोवाइड टू द अर्बन पुअर्स एंड प्लस रूरल पुअर्स, बट ड्यू टू कोविड-19 जो डेट थी वो एक्सटेंड होगी और अब वो डेट हो चुकी है 31 दिसंबर 2024। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च एंड विद द विजन ऑफ फैसिलिटेटिंग हाउसिंग टू द ऑल बाय ईयर। तो अभी तक तो ये 2022 था। सो अवर हम आंसर इस क्वेश्चन का बी इज करेक्ट, 2022 तक उनका मिशन था कि दे विल फैसिलिटेट द हाउसिंग टू द ऑल, बट अभी वो एक्सटेंड हो चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर प्रिपेयरिंग द लेआउट ऑफ टाउन प्लानिंग स्कीम द डेवलपमेंट अथॉरिटीज इन इंडिया वर्क बाय द फॉलोइंग: स्मार्ट सिटी मिशन स्टेटमेंट गोल, अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स, formulation implementation guidelines, that is URDPFI, building regulation, land acquisition rehabilitation and resettlement act 2015। so टाउन प्लानिंग स्कीम बनाने के लिए तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है URDPFI गाइडलाइंस का यूज़ करती है फॉर मेकिंग मास्टर प्लान, जोनल प्लान एंड लोकल एरिया प्लान। इन तीनों को डेवलप करने के लिए URDPFI गाइडलाइंस यूज़ की जाती है। Question number 7 is a housing complex has 250 units of 80 square meter each and 200 units of 100 square meter each. So 80 square meter की 250 units है and 100 square meter की 200 units हैं. If the mandatory parking requirements is 1 car per 100 square meter, so car parking दे रखी है 1 per 100 meter square of built space, then total number of parking. ओके तो सिंपल सा है कि 80 250 यूनिट्स हैं 80 स्क्वायर मीटर की और 200 हैं ये। सो इसको इससे इंटू करते हैं, 00 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 44 करेंगे, 8 2 16 और ये 20,000, ठीक है। एंड देन इसको इससे करते हैं तो ये भी 20,000 आएगा। सो टोटल हो गया हमारे पास 40,000 बिल्टअप एरिया और 100 स्क्वायर मीटर पे एक है। सो 100 स्क्वायर मीटर से डिवाइड किया तो ये दोनों जीरो गई। सो 400 कार्स आएंगी हमारी फॉर पार्किंग रिक्वायरमेंट। सो 7th का ऑप्शन ए इज करेक्ट कि 400 कार पार्किंग चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 इज अ बिल्डर हैज़ ईयर मार्क 2300 स्क्वायर मीटर ऑफ ओपन स्पेस विद इन द प्लॉट फॉर कार पार्किंग। सो मान लेते हैं ये एक प्लॉट है जिसमें से जो बिल्डर है उसने 2300 स्क्वायर मीटर का कार पार्किंग दी है, कार पार्किंग 2300। Based on the building regulation, what is the maximum number of cars you will count while giving construction permission? अच्छा, सो ये जो 2300 में ओपन पार्किंग दी है, सॉरी ओपन भी लिख देते हैं क्योंकि ओपन स्पेस दी है गिवन, तो उन्होंने पूछा कितने नंबर ऑफ कार्स आएंगी। सो ये तो सिंपल सा है कि ओपन, ये आपको याद होनी चाहिए, 23 28 30 32 16, 23 मीटर स्क्वायर हम कब देते हैं ओपन पार्किंग के लिए, मतलब ये ECS बता रहा हूँ, इक्विवेलेंट कार स्पेस।
ठीक है, जिसमें पार्किंग प्लस सर्कुलेशन इंक्लूड होता है। 23 देते हैं हम ओपन स्पेस के लिए, 28 देते हैं स्टील में, जब स्टील में प्रोवाइड करते हैं तब हम 28 स्क्वायर मीटर लेते हैं। 30 स्क्वायर मीटर लेते हैं हम मल्टी लेवल पार्किंग के लिए। सबसे ज़्यादा होता है हमारा बेसमेंट में, अगर आप पार्किंग दे रहे हो तो हमें 32 लेना होता है। और जब आप लिफ्ट दे देते हो, मतलब मल्टी लेवल पार्किंग में अगर कार रैंप की जगह लिफ्ट दे देते हो, कार लिफ्ट, तो आपका सबसे कम हो जाता है, दैट इज़ 16। तो ये कार लिफ्ट के साथ है। सो अभी यहाँ पे ओपन पार्किंग की बात हो रही है और 2300 स्क्वायर मीटर दे रखा है, तो इसको हम 23 से डिवाइड कर देते हैं, दैट विल बी 100 कार्स। वो 100 ECS मान लीजिए, तो 100 ECS आ जाएगा। सो 8 का आंसर ए इज करेक्ट, 100 ECS। Question number 9 is Rajasthan Real Estate Regulation and Development Rules came into force in 2017, 1982 and 2014। ये एकदम से 19 पे कैसे चला गया? सो राजस्थान रियल एस्टेट रूल्स आए थे इन 2017 में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आफ्टर जब रेरा आया था, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, सो आफ्टर जब रेरा पिक्चर में आया था, तो उसके बाद हर स्टेट में लोगों ने अपने अपने रूल्स निकाले थे। जैसे राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट रूल्स आया था 2017 में, तो रेरा भी 2016 से 17 के बीच में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद सबने अपने अपने रूल्स निकाले थे। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे टू रेगुलेट द रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में जितने भी घपले होते थे उनको रेगुलेट करने के लिए अब तो लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं सीधा रेरा वाले। जो भी होम बायर्स होते हैं, मतलब ये मैक्सिमम बिल्डर्स वाले पैसे लेके भाग जाते थे, तो जो भी होम बायर्स होते हैं उनका जो भी इंटरेस्ट होता है उसको सेफ रखते हैं रेरा वाले। और इन्होंने जो इंक्रीज़ किया है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अब इंक्रीज़ हो चुकी है। और ये हर प्रोजेक्ट्स पे लगते हैं आपके, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, सारी बिल्डिंग्स पे जिनको अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उन सब बिल्डिंग्स पे ये अप्लाई होता है रेरा सर्टिफिकेट्स। तो रेरा में आपको अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर कराना होता है। सो इंडिया में ट्रांसपेरेंसी लाने में रियल एस्टेट में रेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो रेरा में आपको जाके अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर कराना होता है। ओके, सो राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट रूल्स आया था 2017 में, एग्जिस्टेंस में आया था। Question number 10 is which one of the following is an example of sustainable building material? Bamboo, steel, glass and mineral. So sustainable building material क्या होगा, मतलब कैसे डिसाइड करेंगे कि वो बिल्डिंग में एक कोई भी बिल्डिंग मटेरियल कुछ सस्टेनेबल है या नहीं है? इट्स नॉट अबाउट रिन्यूएबल और रिसाइकलेबल, इट्स सस्टेनेबल। तो ये डिपेंड करेगा उसका सोर्स कहाँ से हुआ है, उस मटेरियल का प्रोसेस्ड क्या है या पोटेंशियल क्या है उस मटेरियल का, और यूज़ किया है। तो इन तीन चीज़ों पे बेसिकली डिपेंड करता है कि उसकी सस्टेनेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारा बैम्बू। बैम्बू का अगर हम सोर्स देखें तो मतलब बैम्बू रीन्यूएबल है, क्योंकि इसमें मतलब इट्स नॉट गोइंग टू टेक लाइक ईयर्स की कोल में जैसे 20 से 25 साल लग जाते हैं। ये आपका हर साल आप उगा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। सो इट्स अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा रीज़न क्या है, इसकी जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा ही कम है, वेरी लो। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट की आपका जो CO2 एमिशन होता है, CO2 एमिशन दो टाइप से हो सकता है, या तो आपका ड्यूरिंग बर्निंग कि जब आप उसको जला रहे हो तब CO2 एमिशन होगा, या इट्स एसोसिएटेड विद योर प्रोडक्शन कि जब आप उसको बना रहे हो उस प्रोडक्ट को, मटेरियल को, तब CO2 एमिशन होगा। जब दो तीन चीज़ों पर फर्क पड़ता है तो उसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। सो बैम्बू का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही कम है। तो ये आपको बता सकते हैं कि बैम्बू जो है एक सस्टेनेबल मटेरियल हो सकता है। क्या इसका यूज़ भी ऐसा है कि आपका कार्बन एवोल्यूशन नहीं होगा, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है सोर्स, और वो भी सब कुछ सस्टेनेबल की तरफ इंडिकेट करते हैं। सेकंड जो है हमारा स्टील। स्टील क्या है? स्टील आपका रिन्यूएबल तो नहीं है, बट ये आपका रिसाइक्लेबल है कि आप दोबारा उसको यूज़ कर सकते हो, पिघाल कर, टूटे हुए को पिघाल कर दोबारा स्टील बनाया जा सकता है। तो ये इसका सस्टेनेबल में हेल्प करेगा। बट इसकी अगर हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करें तो कार्बन फुटप्रिंट इसका बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसके फॉर्मेशन में और इसको दोबारा पिघाल कर रिसाइकल करने में कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, तो इसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए ये सस्टेनेबल में नहीं आता है। सेकंड इज ग्लास। ग्लास का भी और इन दोनों का भी सेम है कि ग्लास रिसाइकलेबल तो है, टूट जाए तो उसको दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं, बट उसकी फॉर्मेशन में कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा लगता है। इनके फॉर्मेशन में जो एनर्जी डिमांड होती है बहुत ज़्यादा होती है, और ग्रीन हाउस गैसेस भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती हैं। सो हमारा ऑप्शन 10th का ए ही जाता है, या बैम्बू इज़ अ सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल इन चारों में से। देन नेक्स्ट पे आते हैं। 11th is a 5 centimeter cube is cut into as many as 1 centimeter cubes as possible.
व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्मॉलर एरिया ऑफ लार्जर क्यूब, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, सॉरी ये होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब्स टू द लार्जर क्यूब्स। ठीक है, तो सरफेस एरिया का कंपैरिजन निकालना है। सो ये एक बड़ा क्यूब टर्न्स इनटू 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में कन्वर्ट हो गया है, जिसकी 5 सेंटीमीटर और इसकी 1 सेंटीमीटर है। सो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, मतलब कितने नंबर, पहले नंबर्स निकाले थे कितने होंगे, या पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, 5/5 25, 25 इंटू में 6 ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला, क्योंकि 6 सरफेसिस है। सो 25 इंटू में 6, दैट विल बी 25 चौके 100 और 50 150। सो 150 स्क्वायर मीटर आ गया इसका, और 1 इंटू में 1, सो 6 इंटू में 1, 6 मीटर स्क्वायर। बस इसके नंबर्स ज़्यादा होंगे, ये एक नंबर का है और ये नंबर ऑफ वी हैव टू फाइंड आउट। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इसका होगा 5 क्यूब यानी कि 125, और इसका वॉल्यूम है 1। सो नंबर्स आ गए हमारे पास 1, क्योंकि 125 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 125 नंबर्स आ गए। तो 6 को अब हम इंटू कर देते हैं 125 से, 6 5 30, 6 12 15, 750। सो ये हो गया 750 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ इन सब का, और ये 150 इन सब का। तो 750 डिवाइड बाई 150, बिकॉज दे हैव आस्क्ड फॉर रेशियो। 15 1 15, 15 4 60, 15 5 75। सो 5:1 या 1:5। सो 11th का आंसर बी इज करेक्ट, कि 1:5 इज द आंसर। बेसिकली मैंने उल्टा लिख दिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब टू स्मॉलर क्यूब से, तो तब जाके ये होगा 1:5। Question number 12 is the change in elevation of a stream per unit length is called base level, gradient, velocity, discharge. So change in elevation of a stream per unit length, मतलब हर लेंथ के साथ जो इसकी एलिवेशन है वो चेंज होती जा रही है, पहले इतनी थी फिर इतनी थी, फिर एलिवेशन चेंज होती जा रही है पर यूनिट लेंथ पे। तो दिस इज नोन एज ग्रेडियंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि इसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं, कि ये जो भी स्लोप बनेगा थीटा, थीटा या ग्रेडियंट, उसको हम स्लोप कहते हैं। ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रीम हो या स्लोप ऑफ स्ट्रीम हो, उसका जो फॉर्मूला होता है वो वही रहता है कि मीटर बाय किलोमीटर। सो मीटर, अब मीटर पर किलोमीटर भी आप कह सकते हो। अब वो तो डिपेंड करता है कि मीटर यहाँ पे है किलोमीटर यहाँ पे है। ठीक है, तो पर किलोमीटर या पर मीटर पे कितना मीटर ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज स्लोप। तो इसलिए ये यूनिट लेस होता है, और दैट इज नोन एज ग्रेडियंट। मतलब ये इस टू में होता है 5:50 या समथिंग समथिंग। ठीक है, तो चेंज इन एलिवेशन ऑफ अ स्ट्रीम पर यूनिट लेंथ इज ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 13। 13th is government scheme that replaced JNNURM in the year 2015 that envisioned to bridge gap between infrastructural necessity and their accessibility by focusing on building amenities to improve the quality of life in the selected 500 cities. So सबसे पहले जो JNNURM है, that is जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन। सो JNNURM जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, जो कि आया था 2005 में, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, दैट इज़ डॉक्टर मनमोहन लाल सिंह। यू कैन से कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के नाम से ये स्कीम लॉन्च की थी, और जिसका मेन फोकस है, जिसके मेन ऑब्जेक्टिव थे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देने के लिए, और बेसिक जो सर्विसेज हैं ह्यूमंस की, उन सबको अच्छा प्रोवाइड करने के लिए। सो बेसिक सर्विसेज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया था JNNURM में। बट जब 2014 से 15 में मोदी सर की बीजेपी की सरकार आई, तो इन्होंने JNNURM को रिप्लेस कर दिया बाय द अमृत, एंड फुल फॉर्म ऑफ अमृत इज अटल मिशन रिजुवेनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत मेन फोकस करता है 500 सिटीज़ पे, और उन सिटीज़ में जो मिनिमम पॉपुलेशन दैट शुड बी मोर देन 1 लाख, तो 1 लाख पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। हर 500 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया है कि वहाँ पे अमृत की स्कीम लॉन्च की जाएगी, और जो इसकी फंडिंग है वो डिसाइड की गई है। हमने पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो इसकी फंडिंग डिसाइड की गई है 50-50% वेटेज पे डिसाइड की गई है, कि 50% यूनियन टेरिटरीज या स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर ये अप्लाई हो रही स्कीम वो देगी, और 50% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली जो पूरा अमृत स्कीम है वो वर्क करता है स्लिप पे। स्लिप का मतलब क्या है, सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान। तो सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान पे पूरा जो अमृत स्कीम है वो वर्क करती है। जो मेन पर्पस अगर देखें इस अमृत स्कीम का, तो क्या है कि दे मेनली फोकस्ड ऑन द एवरी हाउस होल्ड टू मेक देम एक्सेस विद द टैप वाटर, कि हर घर में टैप वाटर होना चाहिए, और सीवरेज कनेक्शन अच्छे होने चाहिए, सीवरेज कनेक्शन
देन मेनली फोकस इनका ये था। देन उसके बाद ओपन स्पेसिस, रेजिडेंशियल में ओपन स्पेसिस और पार्क, इन पे भी फोकस किया गया है कि ये भी प्रोवाइड कराएंगे हम। देन अर्बन ट्रांसपोर्ट पे भी फोकस किया गया है। सो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और इनका एजेंडा था कि 2022 तक ये हर घर में टैप वाटर सप्लाई कर देंगे और इसके लिए अराउंड 50,000 करोड़ का बजट भी सैंक्शन किया गया था। सो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं 13 में। दैट गवर्नमेंट ने जो JNNURM है 2015 में, दैट गॉट रिप्लेस्ड विद अमृत। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अमृत से रिप्लेस किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन आपको पता है, हरिडे पता है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी पता है। सो अमृत ने इसको रिप्लेस कर दिया और ये क्वेश्चन पहले भी गेट में आ चुका है कि JNNURM को किसने रिप्लेस किया है, अमृत ने रिप्लेस कर दिया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14, 13 का ऑप्शन हमने देख लिया था, डी इज करेक्ट। 14th इज विच कमांड इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्रॉपर्टी पैलेट्स इन ऑटोकैड। सो ऑटोकैड में अगर आप कंट्रोल 1 दबाओगे, कंट्रोल+1, तो आपका जो यहाँ पे ऑटोकैड की जो स्क्रीन होती है उसके यहाँ पे कंट्रोल पैलेट खुल जाएगा, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट लिख दिया। राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज भी सिलेक्ट कर सकते हो या जो यहाँ पे कमांडिंग लाइन चल रही हो तो इसमें कंट्रोल पैलेट या प्रॉपर्टी पैलेट भी लिख सकते हो तो भी खुल जाएगा, ठीक है। सो कंट्रोल 1 इज यूज टू ऑब्टेन ये प्रॉपर्टी पैलेट इन ऑटोकैड। क्वेश्चन नंबर 15, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर विद रेडियल स्ट्रीट। तो रेक्टेंगुलर भी हो प्लस रेडियल भी हो, स्ट्रीट कहाँ पे हो सकती है, ये तो ऑफकोर्स दिल्ली में ही है। ऑप्शन इज न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गांधीनगर। सो 15 का ऑप्शन ए इज करेक्ट कि दिल्ली में ही आपको रेक्टेंगुलर प्लस रेडियल दोनों स्ट्रीट मिलेगी। रेक्टेंगुलर और जिसको रिंग रोड कहते हैं, इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड जो दिल्ली में है। भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गांधीनगर, इन तीनों में आपको ग्रिड आयरन देखने को मिलेगी। चंडीगढ़ की प्लानिंग तो ग्रिड आयरन है, भुवनेश्वर भी और गांधीनगर में भी ग्रिड आयरन आपको रोड का पैटर्न देखने को मिलेगा। सिक्सटींथ इज 1 एकड़ इज इक्वल टू हेक्टेयर। 1 एकड़ आपको याद होना चाहिए, दैट इज 40-47 मीटर स्क्वायर। और अगर हम 1 हेक्टेयर की बात करें दैट इज 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अगर इसको इससे कन्वर्ट करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 जीरो के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। सो यानी कि 0.4047 हेक्टेयर। ओके, सो 48-40, 40-46। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट क्योंकि 40-47 यही हो जाएगा, ये सब ज़्यादा है, ठीक है। तो 40-47 से आप इसको याद रखना, 1 एकड़ इज दिस। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। 17 इज व्हाट इज खसरा गिरदावरी। सो इन हिंदी वी कैन राइट इट व्हाट इज खसरा। सो खसरा गिरदावरी या नकल या जमाबंदी, ठीक है, ये सब एक चीज़ होती है और एक होती है सजरा मैप। तो एग्रीकल्चर लैंड में अगर आपको चेंज इन लैंड यूज CLU के लिए अप्लाई करना है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और ये खसरा ये सब कुछ होता है, ये हर 6 मंथ में अपडेटेड चाहिए होता है व्हेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द CLU केसेस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली मेंटेन्ड होते हैं बाय द रिवेन्यू ऑफिसर और रिवेन्यू ऑफिस में ही होती हैं ये। रिवेन्यू अथॉरिटी के अंदर एक ऑफिसर होता है दैट इज नोन एज पटवारी या रिवेन्यू इंस्पेक्टर, तो उनके पास से ये डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं साइन होकर। खसरा गिरदावरी इंक्लूड डिटेल्स अबाउट लैंड ओनरशिप प्लस एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, और यू कैन से इट इज़ द लीगल प्रूफ ऑफ लैंड ओनरशिप। तो ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट होता है खसरा गिरदावरी? एक ऐसे होता है, इसकी नकल आप आजकल तो ऑनलाइन भी निकल जाती है, जिसको नकल कहते हैं, ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। तो इस टाइप का एक A4 पेपर होता है, ऐसे काफ़ी पेपर होते हैं। तो एक टाइप की रजिस्ट्री होती है, जैसे आजकल सेल्स डीड या कन्वेंस डीड होती है, एग्रीकल्चर लैंड की इस टाइप की होती है रजिस्ट्री, जो चढ़ा होता है कि इसके नाम पर ये इतना बड़ा लैंड किसके नाम पर है, ये रिवेन्यू ऑफिस में होता है। तो ऊपर सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखा होता है, पिक में आप रिलेट कर लेना, देन विलेज का नाम, देन तहसील, देन डेट, उसके बाद ऐसे कॉलम्स बने होते हैं और ऐसे रोज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीरियल नंबर आ जाता है, देन इसमें लिखा होता है आपका कि नेम ऑफ ओनर क्या है, नेम ऑफ कल्टिवेटर क्या है, देन नेक्स्ट में होता है कि खसरा नंबर। खसरा नंबर जैसे आपका कुछ भी प्लॉट है, मान लो ये एरिया है और इसमें कुछ प्लॉट बने हुए हैं, सो खसरा नंबर उसमें से मान लो 53 आपका खसरा नंबर है, और उसके बाद बटे इस टाइप से कुछ लिखा होता है 53/2, देन डबल बटे 1/2, ठीक है। इस टाइप से लिखे होते हैं। खेवट नंबर, फिर खेवट नंबर भी लिखे होते हैं, देन उसका एरिया लिखा होता है, काइंड ऑफ लैंड क्या है, उसमें सोर्स ऑफ इरीगेशन क्या है, ये सब कुछ इसमें लिखा होता है। और यहाँ पे पटवारी के साइन हो रखे होते हैं, ऐसे 5-6 पन्ने हो जाते हैं, जितना बड़ा एरिया उतने पन्ने हो जाते हैं। और लास्ट में फिर टोटल एरिया लिखा होता है कि टोटल एरिया इस ओनर के नाम पे टोटल एरिया इतना है। ये होता है हमारा इस टाइप का पेपर जिसमें रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दैट इज नोन एज खसरा गिरावर्ती या खसरा भी कहते हैं।
और दूसरा होता है एक सजरा मैप, कि इतने बड़े एरिया में हम पहचाने कैसे कौन सा हमारा एरिया है। तो वो इस टाइप का एक पेपर बना के देते हैं, क्योंकि उस वो तो कैड नहीं बनाते, डायरेक्ट हाथ से बनाते हैं। मान लो ये रोड जा रही है, तो उस रोड से आपको दिखा देते हैं कि यहाँ से लगता हुआ इतने साइज़ का खसरा नंबर, इतने साइज़ का खेवट नंबर, ये सब इस ओनर के पास जा रहा है। लिख देते हैं कि 7 कदम की रोड है। अच्छा, इसमें यूज़ होते हैं वर्ड कदम। ये 1 कदम इज इक्वल टू 1.68 मीटर। सो मान लो यहाँ पे उसने ये लिख दी कि ये खेवट नंबर, खसरा नंबर इसका 53/2। तो जो यहाँ 53/2 है वो ये वाला हो गया पूरा आपका। तो इसमें इसकी वो लेंथ लिख देगा यहाँ से यहाँ तक की, कि ये 46 कदम, ये 40 कदम। यूजली ये एक पूरा अगर वो ले रहा है तो 1 एकड़ का होता है ये, अदरवाइज वो इसकी डायमेंशन देता ही है। तो ऐसे मिलते जुलते सारे सबकी डायमेंशन और सबके खेवट नंबर लिख देगा कि 53/2 का 1/2 ऐसे लिखा होगा उसने सब कुछ जो जो यहाँ पे चढ़ा होगा, और इस पर भी वो अपने साइन और स्टैम्प मार देता है। तो दिस मैप इज नोन एज सजरा मैप। इसको सजरा कहते हैं, इसको खसरा कहते हैं इस डॉक्यूमेंट को। सो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज खसरा गिरदावरी मैप दैट इंडिकेट नेम्स ऑफ ओनर एंड प्लॉट नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो ये तो होता ही है, उसमें नेम ऑफ ओनर और प्लॉट नंबर होता है। अ डॉक्यूमेंट दैट इज अवेलेबल फॉर पब्लिक व्यू एंड इज हेल्ड अंडर सेफ कस्टडी ऑफ जिला प्रमुख। ऐसा नहीं है कि उसको पब्लिक व्यू के लिए दिया जाता है और जिला प्रमुख वो आपका प्राइवेट है, आप जाके कुछ प्रिंट आउट के पैसे लगते हैं और वो आपको दे देता है। सो खसरा गिरदावरी इज अ डॉक्यूमेंट इन विच द पटवारी एंटर्स द नेम ऑफ ओनर, नेम ऑफ कल्टिवेटर, खसरा नंबर भी होता है उसमें, एरिया, काइंड ऑफ लैंड क्या है वो भी लिखा होता है, कल्टिवेटेड एरिया, सोर्स ऑफ इरीगेशन एक्सेट्रा। Fourth is an old map made of cloth that indicates details of the land and village boundary and not relevant now. ओल्ड ऑफ क्लोथ का नहीं बनता, वो डायरेक्ट उसी वक्त बनाते हैं, प्रिंट भी निकालते हैं आजकल। तो नकल जो मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन निकल जाती है, ऑनलाइन नकल आप सर्च मार सकते हैं गूगल पे, अदरवाइज पटवारी के पास वो जाके लिख देता है और साइन मार देता है। सो 17 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। खसरा इज अ डॉक्यूमेंट इन विच द पटवारी एंटर्स द नेम ऑफ द ओनर लिखा होता है। जैसे किसी भी कोई भी प्रॉपर्टीज़ है, वो कोई भी एमएनसी है, कंपनी है, उसके नाम का लिखा होता है कि कोर प्रॉपर्टीज़ के नाम पे इतना इतना सब कुछ है। नेम ऑफ कल्टिवेटर, खसरा नंबर लिखे होते हैं कि खेवट नंबर ये है और उसमें खसरा नंबर दिस। एरिया ऑफ लैंड, कल्टिवेटेड, सोर्स, ये सब कुछ लिखा होता है। तो 17 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। 18 इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल है वो कौन सी है? ये है अमरावती। अमरावती, हैदराबाद, विजयवाड़ा एंड मैसूर। सो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है, तो पहले वो एक ही आंध्र प्रदेश था जिसकी राजधानी थी हैदराबाद, बट अभी 2015 में उनका बाइफर्केशन हो गया और वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया आंध्र प्रदेश। सो एक पार्ट रह गया आंध्र प्रदेश एंड सेकंड पार्ट इज तेलंगाना। 2015 से 17 के बीच में हुआ, 15 या 16 में हुआ आई थिंक। सो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल हो जाती है। कुछ टाइम तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की दोनों की कैपिटल, दोनों कॉमन कैपिटल यूज़ करे थे, दैट इज़ हैदराबाद। बट अब आंध्र प्रदेश ने अपनी अलग कैपिटल बना ली है, दैट इज़ अमरावती। सो 18 का ऑप्शन ए इज करेक्ट कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती होगी आफ्टर 2015, और तेलंगाना की अभी भी हैदराबाद ही है कैपिटल। सो तेलंगाना की कैपिटल इज हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 19 इज एज पर लैंग्वेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मच बाइट। सो 780, 960, 108, 124। सो 1 KB इज इक्वल टू 104। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। बाइट सबसे छोटी यूनिट होती है इसमें किसी भी डिजिटल लैंग्वेज में। सो ये तो सिंपल सा आंसर है 1024। क्वेश्चन नंबर 20। 20 इज अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन स्पीसीज, स्पीसीज इन कम्युनिटी, कम्युनिटीज इन इकोसिस्टम एंड इंडिविजुअल इन फैमिली। सो जो पॉपुलेशन हम किस चीज़ को कहेंगे कि पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन स्पीसीज या स्पीसीज इन अ कम्युनिटी। इंडिविजुअल इन स्पीसीज क्या हो गया कि मान लो ये एक बर्ड की स्पीसीज है, तो उसमें कितनी सारी बर्ड्स हैं, उनकी इंडिविजुअल्स को हम पॉपुलेशन कहेंगे, या फिर स्पीसीज इन अ कम्युनिटी। तो अब हमने एक कम्युनिटी बोल दी, एनिमल कम्युनिटी, एनिमल एक कम्युनिटी बोल दी, और उसमें हमारे पास 3-4 स्पीसीज आ गई कि बर्ड आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, मैमल्स आ गए, तो 5-6 स्पीसीज आ गई। इन सब स्पीसीज की काउंटिंग को पॉपुलेशन कहेंगे कि पॉपुलेशन ये होगी। या फिर कम्युनिटीज़ इन इकोसिस्टम, कम्युनिटीज़ में जैसे ये एनिमल कम्युनिटी होगी, एक मैन कम्युनिटी हो गई, या फिर हम अंडर वाटर एक्वेटिक कम्युनिटी भी ले सकते हैं इसमें, या फिर इन सब कम्युनिटीज़ की काउंटिंग को हम पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। या फिर इंडिविजुअल इन अ फैमिली की एक फैमिली है, उसके अंदर जो डिवीजन है दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। सो 20 का ऑप्शन ए इज करेक्ट कि इंडिविजुअल इन अ स्पीसीज, किसी स्पीसीज में जब हम काउंट करेंगे सेम स्पीसीज में और दे आर रेडी फॉर द इंटरब्रीडिंग, वो आपस में
ब्रीड भी करनी चाहिए। वो पॉपुलेशन तब कही जाएगी जब दे आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, तब उन्हें हम पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, सो इंडिविजुअल इन ए स्पीसीज इज नोन एज पॉपुलेशन। स्पीसीज क्या हो गया? स्पीसीज हो गया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हो गया स्पीसीज की, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब कुछ। कम्युनिटी हो गया हमारा ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज की, इतने सारे स्पीसीज हैं, दैट इज कम्युनिटी। इकोसिस्टम क्या होगा? इकोसिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, एनिमल मैन वुमेन, ओ एनिमल मैन, एनिमल ह्यूमन बींग्स, रेप्टाइल्स, ये सब कुछ। सो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन स्पीसीज हो गया कि हमारा नंबर ऑफ सेम टाइप के बर्ड्स कितने होंगे, तो दैट इज देयर पॉपुलेशन। 20 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 21 की तरफ चलते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ 3 co-terminus faces of a cuboid are 6, 15, 10 centimeter square respectively. Find the volume of cuboid. Surface area of cuboid is, ये हमने मान लिया 6 and this is 10 and ऊपर वाला हमारा हो गया 15. So they have asked for the volume of the cuboid. तो ये हमारे पास दे रखा है, this is a square, b square and c square, और हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए बी सी। सो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और इनका रूट निकाल दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी सी। सो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 15 इंटू में 10 इंटू में 6, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई की जगह रूट से तो बाहर निकालना ही है, और ऑप्शन में पॉइंट में नहीं आंसर है तो पॉइंट में आएगा भी नहीं। इसको हम खोले थे 3 इंटू 5, 2 इंटू 5 एंड 3 इंटू 2। एक 3 से 3 गया, 3 बाहर आ गया, 5 से 5 गया, 5 बाहर आ गया, 2 से 2 गया, ये 2 5 से 10 एंड 3 30। सो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द, क्यूब होगा वॉल्यूम। ऑप्शन ए इज करेक्ट कि 30 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट इज, इफ x units are added to the length of radius of circle, what is the number of unit by which the circumference of the circle is increased? So पहले सपोज कर लेते हैं कि पहले रेडियस थी हमारी y, तो पहले हमारा 2 पाई y आ रहा था, अब रेडियस हो गई हमारी x प्लस वाई। सो अब फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई x प्लस वाई, दैट विल बी 2 पाई x प्लस 2 पाई y। सो बाई विच द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड। सो पहले 2 पाई y था, अब 2 पाई y ये है, और 2 पाई x से इंक्रीज हो गया, सो ये रहा आंसर 2 पाई x। 23rd is, which of the following method of contouring is most suitable for hilly terrain? So hilly terrain के लिए कौन सा method of contouring will be most suitable? Options are direct method, indirect method, cross section method and tacheometric method. So there are basically two main methods of contouring. अगर हम contouring की बात करें तो हम contouring को दो मेन मेथड है जिसके थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड। यही जो हमारे दो ऑप्शन में दे रखे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हो गया वेयर वी कैन डू द, जो कंटूरिंग है, वी कैन डू कंटूरिंग बाय फिजिकल मेजरमेंट। हम फिजिकली वहाँ पहुँचकर, उस साइट पे पहुँचकर फिजिकली मेजरमेंट करके और वहाँ पे हम कंटूरिंग मार्क कर सकते हैं अपनी साइट के ऊपर। सो डायरेक्ट कंटूरिंग में क्या क्या आता है? बाय ए बी लेवल, बाय हैंड लेवल, बाय लेवलिंग, ये सब होते हैं हमारे डायरेक्ट कंटूरिंग के एग्जांपल्स। इनडायरेक्ट कंटूरिंग में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट कंटूरिंग मेन होती है और ये चार टाइप से होती हैं। फर्स्ट इज मेथड ऑफ स्क्वायर, मेथड ऑफ स्क्वायर। सेकंड इज मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड इज प्लेन टेबल सर्वे या प्लेन टेबल कंटूरिंग मेथड। फोर्थ इज टैचोमेट्रिक मेथड। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट फिजिकली साइट पे जाकर कोई सी भी साइट का करना है, वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होकर आप जाके आराम से मेजरमेंट करिए बाय लेवलिंग और बाय हैंडी लेवल, एबनी लेवल्स के थ्रू, और आप डायरेक्ट कंटूरिंग अपने जो भी आपके पास पेपर है उससे मार्क कर लीजिए। ये चारों मेथड हमने पढ़ने। मेथड ऑफ स्क्वायर आता है सबसे पहले। स्क्वायर वाले मेथड में क्या करते हैं हम, पूरी साइट है मान लो, उसको हमने, ये साइट है हमारी बाहर वाली, उसको हमने स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया, पूरी साइट को स्क्वायर में डिवाइड करते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेते हैं। देन जो भी पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही तो लाइनें, सिर्फ उन पॉइंट्स का हम एलिवेशन नोट कर लेते हैं किसी भी रेफरेंस के थ्रू। किसी भी पॉइंट को रेफरेंस मान करके इसको पॉइंट को हमने रेफरेंस मान लिया, और इस पॉइंट के रेफरेंस में हम सारे इन पॉइंट्स का एलिवेशन मेजर कर लेते हैं। देन अपने जो भी पेपर होता है हमारे उसके ऊपर ऐसे हम बनाकर और ऐसे ड्राफ्ट कर देते हैं। तो ये एक टाइप की कंट्यूरिंग होगी। बट इसमें रिस्क ये रहता है, अगर मान लो बीच में आपका पॉइंट थोड़ा हाई या लो है तो वो पता नहीं चलता, इसका 7 फुट आ रहा है, इसका 5 फुट आ रहा है,
तो हम बस उसी के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना ही हल्का फुल्का आसपास इसके साथ वेरी करेगा। तो दैट इज़ द स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शन मेथड। क्रॉस सेक्शन मेथड यूजली यूज़ किया जाता है ट्रांजिट के लिए, रोड के लिए, कैनाल के लिए। ये मेथड उन साइट्स के लिए यूज़ किया जाता है जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। जैसे हमारी रोड है, मान लो ये रोड का अपर एरिया है, अब इसमें हम क्रॉस सेक्शन मेथड यूज़ करेंगे। इसमें जब हम जो सेक्शंस बनाएंगे, इस पूरी रोड को हम पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे सेक्शंस की यहाँ से यहाँ से यहाँ से हमने इस रोड के सेक्शन काट देंगे और इसमें कुछ भी डिवाइड कर लेंगे, 4 पॉइंट 5 पॉइंट। पूरी रोड को हम सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे और पॉइंट्स में उसमें ऐसे पॉइंट्स डिवाइड कर लेंगे 3 3 4 4 के, और उनको नाम दे देंगे R1 R2। और जब हम इसका जैसे कंटूरिंग ड्राफ्ट करेंगे इसकी, तो एक पेपर पे हम R1 सेक्शंस बनाएंगे और उसमें हम वही पॉइंट्स मार्क करेंगे जो हमने ये 3 पॉइंट मार्क कर रखे हैं, और उसके हिसाब से हम उस रोड की प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे कि वो रोड थोड़ी ऊपर है, देन R2 पे रोड थोड़ी ऊपर जा रही है इनके, या जो भी बन रहा है, ठीक है, यहाँ से ऊपर देन यहाँ से नीचे है। तो ये क्रॉस सेक्शन बनता है इसमें, तो इसलिए इसका नाम है क्रॉस सेक्शन मेथड। सो हमारे पास जो ऑप्शन है क्रॉस सेक्शन मेथड, वो हिली टेरेन के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए यूज़ करते हैं हम। जितनी ज़्यादा कैनाल रोड ट्रांजिट के लिए यूज़ किया जाता है क्रॉस सेक्शन मेथड, तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाता है। मेथड पे चलते हैं, दैट इज प्लेन टेबल। प्लेन टेबल मेथड प्लेन टेबल सर्वे की तरह ही होती है, बस हम कंटूरिंग जो है वो प्लेन टेबल के थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्लेन टेबल क्या होता है ये पूरा डिटेल में हमने पढ़ा था। लास्ट इज टैचोमेट्रिक मेथड। टैचोमेट्रिक मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है और वेयर वी कांट रीच फिजिकली, और वेयर प्लेन टेबल सर्वेइंग या प्लेन टेबल मेथड आल्सो गेट इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, प्लेन टेबल तो बेसिकली प्लेन एरियाज पे किया जा सकता है। सो टैचोमेट्रिक मेथड यूज़ किया जाता है हिली एरियाज़ के लिए। इसमें ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ी सी मैथ लगती है, लाइक और ये हमारा हिली एरिया है, दिस इज़ पहाड़, और हम यहाँ पे हैं। तो अब हमें इसका जो एंगल नापना है या इसका डिस्टेंस नापना है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री लगाकर थीटा देखकर इससे इसकी हाइट और इसका ये डिस्टेंस एच एल दोनों मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता। सो एलिवेशन और डिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट थ्रू द कैलकुलेशंस। सो टैचोमेट्रिक मेथड इज सुटेबल फॉर हिली एरियाज। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट विच मेथड इज कंट्रोलिंग सुटेबल फॉर हिली टेरेन। सो टैचोमेट्रिक मेथड इज सुटेबल फॉर हिली टेरेन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो ये दोनों डिवीजन है, और क्रॉस सेक्शन हमने अभी देख लिया नहीं होता। टैचोमेट्रिक सबसे बेस्ट जाता है हिली एरियाज के लिए जहाँ पे पहुँचना इम्प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज 24। 24th is, what is the term that describes a specific location's height above sea level। मतलब कौन सी चीज़ डिस्क्राइब करेगी किसी भी सी लेवल से उसकी हाइट, ये कोई चीज़ पढ़िए उसकी हाइट। टोपोग्राफी, पेड, कंटूर एंड एलिवेशन। सो 24 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो भी हम एलिवेशन लिखते हैं मीन सी लेवल या अबव हाइट, अबव सी लेवल जो भी हाइट लिखी जाती है, तो वो एलिवेशन के थ्रू पता चलता है कि इसकी एलिवेशन क्या है। आपने देखा भी होगा कि शिमला की ऊंचाई इतनी है या चंडीगढ़ की ऊंचाई इतनी है, तो वो मीन सी लेवल्स के थ्रू बताते हैं कि शिमला की ऊंचाई इतनी है और चंडीगढ़ की ऊंचाई थोड़ी नीचे ही है। मान लो ये एच है तो ये एच प्लस एक्स होगा, तो फिर दोनों को माइनस करके पता चलता है कि वो शिमला जो है वो चंडीगढ़ से इतना ऊंचा है। ठीक है, तो सबकी हाइट मीन सी लेवल के थ्रू बताई जाती है और दैट इज नोन एज एलिवेशन। सो 24 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 25th। 25th is, a contour interval is the difference in elevation between one contact line and the next, difference in color between color वाला तो होगा ही नहीं, one contour line and the next, difference in rock age between one geological unit and the next, difference in elevation between one contour line and the next, और यहाँ पे है one contact line। so what is one contour line? so contour interval होता क्या है, अगर मैं इसको ड्राफ्ट करूँ, ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसका सेक्शन काटें तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा। सो दिस इज कंटूर लाइन, सॉरी दिस इज कंटूर इंटरवल, यानी कि हाइट, कंटूर इंटरवल स्मॉल एच, और दिस इज
हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। एंड ये जो लाइन होती है, ये जो हमने दिखा रखी है, दीज आर कंटूर लाइंस। तो ये कंटूर लाइंस होती हैं, ये बेसिकली या तो एलिवेशन दिखा रही होती हैं जो हमने ड्रॉ कर रखी होती है मैप पे, या फिर ये डिप्रेशन दिखा रही होती हैं। तो जहाँ जहाँ ये लाइन होगी उसकी स्पेसिफिक एलिवेशन होगी कि यहाँ पे 5 मीटर है, तो जहाँ जहाँ ये लाइन जा रहेगी वो पूरी लाइन के साथ जो एरिया जॉइंट होगा वो 5 मीटर की हाइट पे होगा। सो कंटूर इंटरवल इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर लाइंस। ये दो कंटूर लाइंस हैं और इनके बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस है, दैट इज दिस। ये वर्टिकल डिस्टेंस कहलाएगा हमारा कंटूर इंटरवल। सो कंटूर इंटरवल इज द डिफरेंस इन द एलिवेशन बिटवीन वन कंटूर लाइन एंड द नेक्स्ट। एक कंटूर लाइन और दूसरी लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज कंटूर इंटरवल। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, जो ये स्पेस हो गया। और कंटूर ग्रेडियंट की अगर हम बात करें, जैसे हमारा होता है एक्स बटे वाई, तो वो यही हो जाएगा कंटूर इंटरवल अपॉन में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ये हो जाएगा हमारा कंटूर ग्रेडियंट। ओके, सो 25 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज कंटूर इंटरवल? और कंटूर लाइन की एक जो फेमस कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट इज कि टू कंटूर लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, कभी भी कंटूर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होती, हमेशा ऐसे जारी होती हैं, लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो पॉइंट या तो क्लिफ होगा या वहाँ पे केव होगी। मान लो ये हमारा केव है, तो एक बार तो इसकी कंट्रोल लाइंस और एक बार इसकी कंट्रोल लाइंस आपस में हो सकती हैं, वो ओवरलैप या इंटरसेक्ट। या तो वहाँ पे क्लिफ होगी या केव होगी, तभी कंट्रोल लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, अदरवाइज कभी भी कंट्रोल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। So 25th option D is correct. Next is 26th. 26th is dash city got an airport and a new railway station in 2016 से 17। राजस्थान के रिस्पेक्ट में रेलवे स्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें मेन एयरपोर्ट तो पता ही होनी चाहिए कि एयरपोर्ट कहाँ कहाँ है। सो राजस्थान में बेसिकली 8 एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें से 7 तो एयरपोर्ट हैं और 1 है उनका एयरफोर्स स्टेशन। एयरफोर्स स्टेशन। और 7 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, अगर हम उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें हम, तो सबसे पहले आया था 1940 में जोधपुर में। देन आफ्टर जोधपुर इंडिया आज़ाद हुआ, सो 1947 में आया हमारा जयपुर में। देन जयपुर के बाद ही डायरेक्ट 1948 में जोधपुर में आ गया, क्योंकि जोधपुर ज़्यादा डेवलप होने लग गया था। देन उसके बाद आया 2013 जैसलमेर। देन 2013 के बाद 2017 में आया कोटा में और किशनगढ़ में। देन लास्ट हमारा 2019 में अभी रिसेंटली आया है बीकानेर में। सो सिटी गोट एन एयरपोर्ट एंड न्यू रेलवे स्टेशन 2016 से 17। सो 17 से 16 के बीच में जो एयरपोर्ट आया था डायरेक्ट किशनगढ़, किशनगढ़ में आया था। और किशनगढ़ हमारा वैसे अजमेर में ही पड़ता है वो। जैसलमेर में हमारा 2013 में आ गया था। सो अगर हम राजस्थान का मैप ड्रॉ करें, तो सबसे पहले एयरपोर्ट आया था जोधपुर। जोधपुर मतलब आपको रफली मैप पता ही होना चाहिए राजस्थान का कि कहाँ पे है। जोधपुर हमारा यहाँ कहीं लाई करता है, तो यहाँ पे आप बीकानेर और ये सब कुछ के बीच में जैसलमेर के बाद जोधपुर आता है, तो जोधपुर में एयरपोर्ट आया था। देन उसके बाद आया था हमारा जयपुर। जयपुर हमारा थोड़ा सा इधर लाई करता है, सेंटर से थोड़ा सा हटके। देन 1948 में आया था उदयपुर में। उदयपुर पे भी एयरपोर्ट है, वो 1948 में आया था। और उदयपुर कहाँ पे लाई करता है? उदयपुर इस तरफ नीचे की साइड कहीं लाई करता है। देन जैसलमेर। जैसलमेर तो इस तरफ कहीं पूरा जैसलमेर ही फैला हुआ है। देन हमारा कोटा और किशनगढ़। किशनगढ़ तो हमारा अजमेर में ही है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि अजमेर की दरगाह राजस्थान के सेंटर में है, तो सेंटर यहाँ कहीं पड़ेगा, तो अजमेर हमारा यहीं कहीं पड़ता है, बिल्कुल सेंटर में थोड़ा बहुत पड़ता है, तो अजमेर आपको ऐसा याद रहेगा। और कोटा भी इधर कहीं पड़ता है। देन लास्ट इज बीकानेर। बीकानेर हमारा ऊपर लाई करता है, बीकानेर बाड़मेर, ठीक है यहाँ पर। सो बीकानेर हमारा इधर आता है। तो ये 7 एयरपोर्ट है। सो 26 ऑप्शन सी इज करेक्ट। किशनगढ़ में 2017 में आया था एयरपोर्ट। Next is 27th. 27th is one box contain 10 flooring tiles of 300 mm by 450 mm. So एक बॉक्स है और वो कह रहे हैं उसमें 10 टाइल्स हैं और उसका साइज़ है 300 by 450 mm. How many boxes will you order for flooring of room measuring 39 foot by 49 foot
विद स्कर्टिंग ऑफ 6 इंचेस हाइट। सो एक रूम है 39 फुट बाय 49 फुट, और उसमें हमने वो लगानी है टाइल्स सब जगह, ठीक है, इधर भी एंड हियर आप। सो अच्छा, हाउ मेनी बॉक्सेस विल यू ऑर्डर, सो वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ बॉक्सेस। सो 450 mm को हम फुट में चेंज कर लेते हैं, इंचेस में इजी रहेगा। 450 mm, सो एक हमारी टाइल का साइज हो गया 1 फुट चेंज, एंड दिस विल बी 1 फुट। ये 6 चेंज किए, ये 49 फुट, ये 39 फुट। सो एक तो हमारा हो गया 39 इंटू में 49, ये एरिया में टाइल्स लगानी है, ठीक है, और ये 6 इंच की हमें टाइल्स यहाँ लगानी है। तो 6 इंच की टाइल्स यहाँ पे, 6 इंच की टाइल्स यहाँ पे, इन दोनों को कंबाइन कर कर हम 1 फुट की बना देते हैं। सो दिस विल बी 49 फुट इंटू में 1 फुट, ठीक है, ये चेंज प्लस ये चेंज, और सेम इधर ये भी हो जाएगा 39 फुट इंटू में 1 फुट, और इससे ऊपर आ जाएगा हमारा 49 फुट इंटू में 39 फुट, ये तीनों प्लस में। सो टोटल एरिया आ जाएगा, और इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 1 फुट इंटू में 1 फुट 6 इंच, दैट विल बी 1 फुट इंटू में 6 इंच। कैलकुलेटर, वैसे इसको इंच की जगह ना मैं इसको क्या कहते हैं mm में खेलना चाहिए, क्योंकि ये फुट है तो ये तो चलो आ जाएगा, लेकिन ये जो इंच है ये दिक्कत करता है, तो या तो इसको 1.5 फुट कह देते हैं हम, ठीक है, अदरवाइज इसको mm में सोल्व करना चाहिए वो। ओके, सो हमारे पास है 49 इंटू में 39, दैट विल बी 1911 प्लस 49 प्लस 39, 1999 डिवाइड बाय 1.5। सो ये हमारे पास आए हैं 100 इतनी टाइल्स, 133 कह देते हैं इसको, या इसको हम लिखे 133 2.6 टाइल्स, तो 0.6 टाइल्स तो होगी नहीं, इसको हमने लिखा 133। ओके, और ये 1 फुट 6 इंच को हमने 1.5 क्यों लिखा, ये तो आपको क्लियर ही होगा, क्योंकि 6 इंच 12 होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। सो 133 टाइल्स चाहिए, और एक डब्बे में 10 टाइल्स हैं, सो इसको हमने 10 से डिवाइड किया 133। 27 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, 134 क्योंकि एक एक्स्ट्रा ही मंगवाएंगे हम। 28 इज द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times its height, so we have a triangular field base and its height is, okay, the base of the triangle is 3 times, so if this is h then this will be 3h. If the cost of cultivating the field at the rupees 450 per hectare, अगर 450 पर हेक्टेयर पे कल्टिवेटिंग है तो वो टोटल आई है 2700, देन फाइंड इट्स हाइट, सो वी हैव टू फाइंड आउट एच। सो टोटल कॉस्ट हमारी 2700 आई है, और पर हेक्टेयर कितनी है 450, तो 2700 डिवाइड बाई 450, दैट विल बी 9 5 जो एंड 930, दिस इज 6 हेक्टेयर। सो 6 हेक्टेयर टोटल एरिया होगा, जिसकी कॉस्ट कल्टिवेटिंग क्या थी 2700, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट, सो total area 6 hectare, so half base into height, and base is 3h into h, this will be 6 hectare, so this will be 3 by 2 h square is equal to 6 hectare को जब height आई थिंक मीटर में गिवन है तभी 6 का इतना ज़्यादा आ रहा है, 6 को हमने कन्वर्ट किया 10 की पावर 4, एंड h स्क्वेयर विल बी 6 इंटू में 2 ऊपर गया 3 नीचे गया एंड 10 की पावर 4, सो 3 2 जा, और h स्क्वेयर को मैंने जब अंडर रूट किया दैट विल बी 4 का 2 बाहर आया एंड 10 की पावर 2 का 10 बाहर आया, सो दिस विल बी 200, सो 28 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 29th is which is the first Indus Valley civilization site, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल एंड बनावली। सो फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो वो अभी भी डिबेटफुल है कि कौन सा पहले आया था, बट जो भी एविडेंस मिले उसके बेस पे अगर हम देखें क्रोनोलॉजिकली लाइन ड्रॉ करें, सो दिस साइड BC एंड आफ्टर दिस एमनो डोमिनी ये जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले आता है दैट इज़ हड़प्पा, ये आता है अराउंड 26,000 BC। देन उसके बाद आता है हमारा मोहनजोदारो 2500 BC। देन उसके बाद आते हैं हमारे लोथल एंड बनावली, यही कहीं BC से पहले ही आते हैं सारे। सो सबसे पहले और ये दोनों मतलब हड़प्पा सबसे बड़ा होता है, देन इसके बाद लोथल और बनावली इन दोनों से छोटे हैं, थोड़ी थोड़ी सिविलाइजेशन थोड़ी छोटी होती है। हड़प्पा सिविलाइजेशन काफ़ी लंबी तक चली थी, देन मोहनजोदारो, देन ये थोड़ी छोटे लेवल तक ही चले थे। सो फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन आई यानी कि हड़प्पा सबसे पहले आई थी, तो हड़प्पा इज द आंसर, 29 का ऑप्शन ए इज करेक्ट।
31st is in multi-story projects, which of the following can be used to build more floor area than permissible FSI? परमिसिबल FAR या FSI के बावजूद अगर आप को यू वांट टू बिल्ड मोर फ्लोर एरिया तो उसके क्या क्या ऑप्शन हैं इन मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स में? FSI या FAR ऑप्टिमाइजेशन मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ FSI एंड FAR. सेकेंड इज टेम्परेरी स्ट्रक्चर अबव द परमिसिबल हाइट लिमिट के बाद ऊपर हल्का सा टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना लो. बिल्ड द बेसमेंट स्टिल्ड अंडरग्राउंड पार्किंग देन उसके ऊपर आप स्ट्रक्चर बना लो क्योंकि बेसमेंट स्टिल्ड और अंडरग्राउंड पार्किंग फ्री ऑफ FAR होती है, फ्री ऑफ FAR. फोर्थ इज TDR सर्टिफिकेट यानी कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. सो फुल यूटिलाइजेशन या FAR परचेज भी कह सकते हैं कि आप FAR परचेज कर लो. ठीक है, तो परमिसिबल FSI के बाद FAR भी परचेज कर सकते हैं. टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने के बाद इतना भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. बेसमेंट और स्टिल्ड अंडरग्राउंड पार्किंग इन्होंने वैसे फ्लोर एरिया का फ्लोर एरिया आपको ऐड करना है, ये बस बेसमेंट स्टिल पार्किंग के लिए यूज़ हो पाएगा. फोर्थ इज ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. तो 31st का ऑप्शन डी इज करेक्ट कि आप अपने किसी भी लैंड की जो TDR है डेवलपमेंट राइट्स वो यहाँ ना देकर किसी और एरिया में दे दो जिसके ऊपर एडिशन फ्लोर ऐड हो सके. ठीक है, तो इसको आप FAR की तरह मतलब जो भी इससे एरिया ऐड होगा वो आप पूरा फ्लोर एरिया की तरह यूज़ कर सकते हो. इसमें जो एरिया ऐड होगा वो आप फ्लोर एरिया की तरह या उसको हैबिटेबल नहीं बना सकते, वो पार्किंग या स्टोरेज के रूप में यूज हो सकता है. सो 31 का ऑप्शन डी इज करेक्ट. 32 इज टोटल लैंड एरिया फॉर अ प्लॉटेड हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज 50 हेक्टेयर. एक 50 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट है फॉर द प्लॉटेड हाउसिंग ऑफ विच area under communities facilities common area and open spaces are and roads are 9, 16 and 20%. So 9% communities facilities हो गया, 16% common open and 20% road. What will be the number of saleable plots of 250 square meter? अच्छा, ये सब कुछ यूटिलाइज हो जाएगा तो यानी कि 9% गया हमारा फैसिलिटीज़ में, 16 गया, 20 गया रोड में. सो टोटल हमारा कितना चला गया? 25 प्लस 20, 45% जो हमारी साइट का एरिया है वो तो चला गया हमारा. जो बचेगा 55% वो जाएगा हमारा, मतलब हम उसको प्लॉट बनाकर निकाल सकते हैं. सो 55% ऑफ 50 हेक्टेयर, और यहाँ बात 1300 में हो रही है, स्क्वायर मीटर में हो रही है, तो हम इसको स्क्वायर मीटर में कर लेते हैं यानी कि 50 इंटू में 10⁴ मीटर स्क्वायर. सो 55% इसमें जाएगा एंड दे हैव आस्क्ड कि 250 के हम कितने के प्लॉट निकाल सकते हैं. सो 55% इंटू में 50 इंटू में 10⁴ और पूरे को मैं डिवाइड करूँ 250 नंबर ऑफ प्लॉट से, जिससे डायरेक्ट नंबर ऑफ प्लॉट्स आ जाए कितने निकलेंगे. सो 10⁻0, इस 0 से 0 को करते हैं, इसको 2 करते हैं एंड सो दिस इज 1, 5, 11 इंटू में 10⁻2, सो 1100. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1100 नंबर ऑफ प्लॉट्स निकल जाएंगे 250 स्क्वायर मीटर के. 34 is the highest elevation on this topographic map can be no more than about. So एक topographic map इसमें है, वो मैं शो कर देता हूँ. इसमें नंबर ऑफ कितनी है? तो ये एक टोपोग्राफिक मैप गिवन है, क्वेश्चन पेपर में गिवन था. सो उन्होंने पूछा कि द हाईएस्ट एलिवेशन ऑन दिस टोपोग्राफिक मैप कैन बी नो मोर देन, किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और 5-5 मीटर का कंट्रोल इंटरवल वहाँ पे गिवन था. तो अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट यहाँ पे जाएगा. सो अगर हम देखें यहाँ से शुरू करते हैं, कंटूर इंटरवल क्या होता है? 2 कंटूर के लाइन का वर्टिकल डिस्टेंस. सो यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस हो गया दिस, देन ये ऐसे, देन दिस ऐसे, देन ऐसे. ओके, सो ये एक मैप बन गया. और कंटूर इंटरवल होता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 कंटूर लाइन्स. सो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आई पहली कंटूर, मतलब इन दोनों के बीच का ये 5, देन ये 10, देन 20, 25, 5, 10 सॉरी 15, 20, 25 एंड 30. जैसे हमारे स्टेयर केस में होता है कि ट्रेड ये है तो राइजर लेकिन एक ही होगा, मतलब 2 ट्रेड को बनाने के लिए एक राइजर ही शो हो, एक राइजर बहुत होता है. सो ये ट्रेड हो गया, देन दिस इज द राइजर, देन ये ट्रेड हो गया, देन दिस इज द राइजर. ठीक है, तो नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन से एक कम मल्टीप्लाई करते हैं. नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन्स कितनी हमारी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 7 कंट्रोल लाइन्स है, तो राइजर कितने होंगे? 6. जैसे ट्रेड में होता है कि 2 ट्रेड है तो राइजर है सिर्फ एक.
तो 6 कंट्रोल लाइन, 6 इंटू में 5 यानी कि 30. सो एलिवेशन ऑन दिस टोपोग्राफी कैन नॉट बी मोर देन 34. ऑप्शन बी इसका कि 34 से ज़्यादा नहीं हो सकता. 25 से ज़्यादा है, 49 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, 54 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, लेकिन 34 से भी ज़्यादा नहीं हो सकता. सो 34 का ऑप्शन 34 ही. वाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 35. इन मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया एग्रीकल्चर लैंड इज मेजर्ड इन पक्का बीघा and kacha biga, and 1 pakka biga is dash square meter and 1 kacha biga is dash square meter. Choose the nearest figure. So in the North India usually agriculture land को बीघा में मेजर किया जाता है, and it is also considered that कि पक्का बीघा is more accurate than कच्चा बीघा. So पक्का बीघा को more accurate माना जाता है, इसलिए इसका नाम पक्का है. और ये जो टर्म्स हैं ये these terms also recognized by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टर्म्स को रिकॉग्नाइज करती है. सो पक्का बीघा इज हाउ मच? पक्का बीघा इज 165 फुट इंटू में 165 फुट. ये हो गया आपकी पक्का बीघा. और 50 मीटर बाय 50 मीटर याद कर सकते हो, या 50.30 इंटू में 50.30. मेन आपको क्या याद रखना है? 165 फुट बाय 165 फुट. क्योंकि अगर हम 165 को डिवाइड करें 1 फुट को मीटर में करने के लिए 3.28 से, तो इट विल बी 50.30. सो 50.30 याद रख लो. ये इजी यही है कि 165 फुट बाई 165 फुट. तो 165 फुट को 165 फुट से मल्टीप्लाई करते हैं. 165 इंटू में 165 27.225 27,225 स्क्वायर फुट. और अगर स्क्वायर फुट को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर स्क्वायर में, तो डिवाइड बाई 10.764. दिस विल बी 2529.26, यानी कि 2530 लिख लेते हैं. और 2530 स्क्वायर मीटर. या फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. 50.3 इंटू में 50.3 25.30 के आसपास ही आएगा ये. इससे हमारा एक ऑप्शन तो कंफर्म हो जाता है. दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट कि पक्का बीघा इज 25.30 मीटर स्क्वायर. और जो अब बचता कच्चा बीघा के जो साइजेस हैं दैट वेरी डिपेंडिंग ऑन द रीजन्स. तभी इसको कच्चा बीघा को मोर कंसिडर नहीं किया जाता है, मोर एक्यूरेट नहीं माना जाता है. कच्चा बीघा के जो साइज़ हैं वो मतलब रीजन्स के हिसाब से ही चेंज हो जाते हैं पूरे नॉर्थ में ही. पक्का बीघा कंफर्म है कि 165 बाई 165. कच्चा बीघा जो है नॉर्थ इंडिया में इज नियर अबाउट 1/3 टू 1/4 ऑफ पक्का बीघा. तो पक्का बीघा की जो वैल्यू है उसका 1/3 होता है या 1/4 के अराउंड होता है. तो अभी पक्का बीघा कितना हमारा 165 बाई 165. इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो जो आएगा वो हमारा कच्चा बीघा होगा. या डायरेक्ट मैं जो ये है 2725 को डिवाइड करता हूँ 3 से. 27,225 डिवाइड बाई 3 9075. सो कच्चा बीघा के साइड 9075 से 27,225 डिवाइड बाई 4 6806 टू 6806. इसके बीच में वैरी कर सकता है. और ये स्क्वायर फीट. ऑप्शन बी में देखें तो 9075 ही गिवन है. तो 9075 हमारा 1/3 के अकॉर्डिंग सही बन रहा है. 1/3 टू 1/4 तक वेरी करता है कच्चा बीघा एकदम. सो 35 का ऑप्शन बी इज करेक्ट कि साइज ऑफ पक्का बीघा इज 25-30 स्क्वायर मीटर, या फिर 165 बाई 165 या 50 बाई 50 ही कर लो. ठीक है. तो आप 50 बाई 50 याद रख लीजिए. यह सबसे ईजी है. 165 बाई 165 पक्का बीघा, और इसको 1/3 या 1/4 से डिवाइड किया तो कच्चा बीघा. सो 35 का ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज 36 इज व्हाट इज एन आइसोग्राम ऑन अ मैप. मैप में आइसोग्राम क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज आइसोग्राम, देन ऑप्शंस देखेंगे. सो आइसोग्राम इज बेसिकली अ लाइन और अ कर्व which actually connects points of equal value magnitude. So isogram is a line or a curve which connects the points of equal value, या तो उनकी वैल्यू इक्वल हो या उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो. फॉर एग्जांपल मान लो एक ये प्लॉटेड एरिया है, एक सेक्टर है जिसमें हाउसिंग कटी हुई है, प्लॉटेड डेवलपमेंट है. सो एक लाइन अगर इसमें लिखा हुआ है कि दिस लाइन्स ग्रीन लाइन सिम्बलाइज हाइट ऑफ द रेजिडेंशियल इज लेस देन 10 मीटर. तो जहाँ जहाँ से ये लाइन जाएगी वहाँ पे रेजिडेंशियल की हाइट 10 मीटर से कम है. तो मान लो ये लाइन जा रही है तो इनकी रेजिडेंशियल की हाइट 10 मीटर से कम है. सो आइसोग्राम की लाइंस या कर्व ये डिपिक्ट करता है कि वहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड होगा या इक्वल वैल्यू होगी जहाँ जहाँ से लाइंस जाएगी. ऐसे ही टर्म्स हमने साइंस में, आपने साइंस में पढ़ी होगी. जैसे आइसोग्राम है
ऐसे होती है आइसोबार और आइसोथर्म। आइसोबार मीन्स व्हेन इक्वल प्रेशर की हम बात करते हैं, किसी दो कंटेनर में सेम प्रेशर होता है तो उनको आइसोबार कहते हैं। जब सेम टेम्परेचर होता है देन उनको हम आइसोथर्म की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। सो आइसोग्राम बेसिकली हेल्प अस इन विजुलाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न और रिलेशनशिप की इक्वल, मतलब एक पैटर्न फॉलो करने जो हो रहा होता है वो बताते हैं कि पैटर्न क्यों फॉलो हो रहा है, ऐसा क्यों है कि यहाँ पे सिर्फ हाइट 10 मीटर से कम है, बाकी जगह ज़्यादा है। तो एक रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है आइसोग्राम। बट इसको कंटूर से कंफ्यूज नहीं होना है। कंटूर ओनली इंडिकेट्स या ओनली ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राउंड एलिवेशन और डिप्रेशन। कंटूर हमें सिर्फ उसकी हाइट के रिलेशन में बात करता है, कंटूर कि ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है या ग्राउंड से वो कितना डिप्रेशन में है। आइसोग्राम किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं, बस इक्वल वैल्यू और मैग्नीट्यूड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे सेम ये लाइंस वहाँ से क्रॉस हो रही है जहाँ पे एलिवेशन सेम है, एलिवेशन तो चलो कंटूर की बात करते हैं, या जहाँ पे टेम्परेचर सेम है, पॉपुलेशन डेंसिटी या रेनफॉल सेम है, तो वहाँ से लाइन जा रही है। बस उनकी क्वालिटी इक्वल होनी चाहिए। जैसे पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो ये दिस इंडिकेट्स जहाँ जहाँ से लाइन क्रॉस हो रही है वहाँ पे रेनफॉल 100 mm होती है, समथिंग समथिंग पर मिनट होती है। सो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज एन आइसोग्राम ऑन अ मैप? अ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द यूनिक वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इन दैट एरिया। यूनिक वैल्यू नहीं होती, इक्वल वैल्यू हो सकती है, और इट्स नॉट अ पॉइंट, इट्स अ लाइन या कर्व जो पूरा पैटर्न फॉलो होता है। सेकंड इज अ लाइन रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस इन एलिवेशन टू एरिया। डिफरेंस नहीं, वो इक्वल होनी चाहिए। थर्ड इज अ लाइन रिप्रेजेंटिंग एन इक्वल वैल्यू ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। तो इक्वल वैल्यू या इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए किसी भी गिवन क्वांटिटी का। फोर्थ इज एन एरिया रिप्रेजेंटिंग अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। एरिया नहीं होती, इट्स अ लाइन और अ कर्व। सो 36 ऑप्शन सी इज करेक्ट।